सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था फलन, और फलन पढ़ लिया, फलन के प्रकार हो गए, सारा टॉपिक हो गया, बहुत तरह के एग्जाम्पल्स हो गए। तो अब नया टॉपिक आपका आता है सीमा। ये पहले से तय था। सीमा आपका फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है और ACF के सिलेबस में भी है। तो सीमा पढ़ने के लिए जो जो आवश्यकता है वो अपन देखते हैं। फिर हाँ, लिमिट्स। एक तो आप पढ़ते थे फलन का मान। तो फलन का मान जब लिखते थे, जैसे किसी फलन f(x) है, f(x) का मान लिखते थे x बराबर a पर, तब आप क्या लिखते थे? fa। फलन f(x) का x बराबर a पर मान fa और कैसे निकालते थे? उस फंक्शन के व्यंजक में जहाँ जहाँ x होता था सीधे सीधे ही a लिख देते थे। अब आता है सीमा। सीमा जब अपन कहते हैं फलन f(x) की x टेंड्स टू a पर सीमा, तो अपन कहते हैं लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू a। फलन f(x) की सीमा जब x a की ओर अग्रसर है। अब एक शब्द आ गया x टेंड्स टू a। x टेंड्स टू a का मतलब होता है x कभी भी a नहीं होता। तो x a की ओर अग्रसर है, a की ओर अग्रसर है तो कभी पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा a पर, तो वो अपन डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए कुछ छोटी मोटी परिभाषाएं हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a। x टेंड्स टू a का अर्थ, x टेंड्स टू a यानी कि x a की ओर अग्रसर है। a की ओर अग्रसर है यानी x a के पास और पास और पास, जितने पास संभव है उतने पास, जितने नज़दीक संभव है उतने नज़दीक, लेकिन कभी भी a नहीं होगा। यानी x और a का अंतर, आप किसी भी छोटी से छोटी राशि सोच लें, उससे भी छोटा हो जाए, तब आप कहेंगे कि x a की ओर अग्रसर है। मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a। x टेंड्स टू a मीन्स x approaches to a। x goes to near and near and near and nearer to a, but never becomes to a। x a के पास और पास संभव है, लेकिन कभी भी a के बराबर नहीं होगा। यही x टेंड्स टू a का अर्थ है। तो आप लिख लेते हैं एक बार। x टेंड्स टू a का अर्थ है कि x a के नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीकतम पहुंच रहा है, लेकिन कभी भी x a के बराबर नहीं होगा। इस प्रकार x टेंड्स टू a implies x not equal to a। x टेंड्स टू a, x a की ओर अग्रसर है, a की ओर अग्रसर है, a के पास और पास, जितने पास संभव हो उतने पास, लेकिन कभी भी x a नहीं होगा। दोबारा से, x टेंड्स टू a मीन्स x goes near to a, near to a, more near to a, nearer to a, but never becomes to a। x टेंड्स टू a implies x not equal to a। ये मीनिंग आप नहीं लगाएंगे कि x a के पास चलते चलते कभी भी a पर पहुंच जाए। a पर नहीं पहुंचेगा। a के जितने पास संभव है उतने पास, लेकिन कभी भी a नहीं। और अगर दूसरे शब्दों में कहें आप, इफ़ डिफरेंस ऑफ x एंड a mod of x minus a, और यू कैन से a माइनस x, किसी भी छोटी से छोटी राशि, जो भी छोटी से छोटी धनात्मक राशि आप सोच लें, उससे छोटा हो जाए, तब आप कहते हैं कि x टेंड्स टू a। इफ़ mod of x minus a, mod of x minus a means difference of x and a can be made less than by any positive real number however small, then we say x tends to a। यहाँ डेल्टा क्या है? डेल्टा is very small positive quantity। Here delta is very small positive quantity। दोनों का मीनिंग एक ही है। जब आप कह रहे हैं कि x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, x a के पास और पास, कितने भी पास संभव हो उतने पास पहुंच जाए, लेकिन वो कभी भी a के बराबर ना हो। इसी को कह दिया कि x और a का अंतर, x और a का अंतर यानी कि मापांक x माइनस a, किसी भी छोटी से छोटी धनात्मक राशि जो आप सोच सकते हैं उससे भी छोटा हो जाए, तब आप कहेंगे x टेंड्स टू a। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल x टेंड्स टू 1 का अर्थ है या तो x बराबर 1.0000001
पॉइंट के बाद कितनी जीरो लगा दिया आपने, 100-200 करोड़ जीरो लगा दी और फिर 1 लगा दिया। x टेंस टू 1, x टेंस टू 1 का मतलब है x 1 के बहुत पास है। कितना पास है, 1.0000, आपने 100-200 करोड़ जीरो लगा दी फिर 1 लिख दिया ये, या x बराबर 0.999999 इस तरह से। यहाँ तो 1 से ज़्यादा है और यहाँ 1 से कम है, 1 से कम है लेकिन कितना कम है, 0.9999, कितने 9 लगा दिया आपने, करीब 1000-2000 करोड़ 9 लगा दिया आपने इसमें। तब आपके, अब ये 1 से छोटा तो है लेकिन 1 नहीं है, यहाँ 1 से बड़ा है। तो ये किस तरह से, अगर आप ग्राफ में देखें ये 1 है आपका, अब आप 1 की ओर जा रहे हैं, ये रियल लाइन ले लिया आपने, 1 की ओर जा रहे हैं। या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से 1 की ओर जाएंगे या राइट हैंड साइड से जाएंगे। 1 की ओर जाएंगे तो 1 पे तो पहुंचेंगे नहीं, 1 पे पहुंचेंगे नहीं तो 1 से कम रहेंगे, तब आपने लिखा है 0.9999। या हो सकता है 1 पर राइट साइड से आ रहे हों, आप राइट साइड से आ रहे हो तब भी 1 पे नहीं पहुंचेंगे, क्या होगा, तो 1 प्लस समथिंग रहेगा। हालांकि इन दोनों में अंतर इतना छोटा है, बहुत छोटा अंतर है जो आप मेजर नहीं कर सकते, यानी कि और भी 0 बढ़ा सकते हैं, इसमें भी 9 बढ़ा सकते हैं। तो फाइनली ये हुआ जब x और 1 का अंतर आपके द्वारा सोची गई छोटी से छोटी धनात्मक राशि से भी छोटा हो जाए, तब आप कहेंगे x टेंस टू 1। तो ये x टेंस टू 1 एक एग्जाम्पल रहा। अपन पढ़ रहे थे मीनिंग ऑफ x टेंस टू a। मीनिंग ऑफ x टेंस टू a मीन्स x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू a बट नेवर बिकम्स टू a। x a के पास और पास, जितने पास संभव है उतने पास, लेकिन कभी भी a नहीं होगा। इसी को अपन ने एग्जाम्पल देखा, x टेंस टू 1, 1 के बहुत पास है लेकिन वो 1 के बराबर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ मीनिंग ऑफ x टेंस टू इन्फाइनाइट। x टेंस टू इन्फाइनाइट का अर्थ पहले x टेंस टू a था, अब x टेंस टू इन्फाइनाइट है। x बढ़ता जाए आपके द्वारा सोची गई किसी भी बड़ी से बड़ी राशि से भी बड़ा हो जाए, तो अपन कहेंगे x टेंस टू इन्फाइनाइट। जब x अपरिमित रूप से बढ़ता जाए, आप कितनी भी बड़ी से बड़ी राशि सोच लें उससे भी बड़ा हो जाए, तब अपन कहते हैं x टेंस टू इन्फाइनाइट। अगेन x टेंस टू इन्फाइनाइट मीन्स व्हेन x increases indefinitely and it may be greater than the greatest number you can imagine, then we say x tends to infinite। x अपरिमित रूप से बढ़ रहा है और आप कोई भी बड़ी से बड़ी राशि सोच लें उससे भी बड़ा हो जाए, तो अपन कहेंगे x tends to infinite। कई बार जब अपन ग्राफ से शो करना चाहते हैं तो कैसे शो करते हैं, ये तो x एक्सिस होती है, ये ओरिजिन, ये बाई एक्सिस। तब जब आप कहते हैं कि x टेंस टू इन्फाइनाइट, तो अपन क्या करते हैं, इस तरह की लाइन बना देते हैं, और जो कहाँ मिलेगी x एक्सिस को जाके इन्फाइनाइट पे, या मतलब इन्फाइनाइट की ओर ये चलता जाएगा। तो इस तरह से ये x टेंस टू इन्फाइनाइट किसी भी बड़ी से बड़ी राशि से भी बड़ा हो जाए। और जब आप कहेंगे x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट, तब ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में इन्फाइनाइट की ओर जाएगी। x एक्सिस पे अपन x की वैल्यू मेजर करते हैं, यहाँ 0 है, फिर 1 2 3 4 इस तरह से राइट साइड में प्लस और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव मेजर करते हैं अपन। जब ये लेफ़्ट साइड में बढ़ता जाए, जो भी बड़ी से बड़ी राशि लेफ़्ट साइड में हो जाए उससे भी आगे हो जाए, तब आप कहेंगे x टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट, और राइट साइड में होगा तो x टेंस टू प्लस इन्फाइनाइट। फिर आगे चलते हैं। अभी आ गया जीरो तथा इन्फाइनाइट से संबंधित कुछ अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू जीरो एंड इन्फाइनाइट। जैसे अपने कॉन्सेप्ट, बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको आप एग्जिस्टेंस का हो सकता है कि नहीं दिखाई दे, लेकिन वो मैथमेटिक्स में बहुत यूजफुल है। अपनी जो सोशल लाइफ है, अपना जीवन है, उसमें क्या है, जैसे बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, भगवान का कॉन्सेप्ट है, भूत का कॉन्सेप्ट है। तो भगवान का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भगवान के होने से क्या है कि जीवन चलता रहता है। जब आदमी का बस नहीं चलता, आदमी की जब औकात समाप्त होती है, तब भगवान की औकात शुरू होती है। कई बार बहुत सी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं आदमी के बस में नहीं होती और दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तब आदमी यही कहता है कि भाई भगवान की यही मर्जी थी और ऐसा हो गया, अब अपना कुछ नहीं कर सकते, जो कि भगवान की मर्जी थी। इसलिए आदमी को शांति हो जाती है और आदमी का जीवन चलता रहता है। इसी तरह से इन्फाइनाइट का कॉन्सेप्ट है। इन्फाइनाइट अभी बताया था कि x टेंस टू इन्फाइनाइट, यानी कि जब बहुत बड़ी चीज़ें हो जाएं। इन्फाइनाइट अपने क्या है, एल्जेब्रिक ऑपरेशन से फ्री है। इन्फाइनाइट कोई संख्या नहीं है,
पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपन। इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं है, इनफाइनाइट सिंपली एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत बड़ी राशि को व्यक्त करने के काम आता है। बहुत बड़ी कितनी? अपनी सोचों से बड़ी, अपनी कल्पनाओं से बड़ी, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। ऐसी जो लार्जेस्ट नंबर होगा जो अपने इमेजिनेशन में नहीं है, उसको अपन डिनोट करना चाहते हैं तो इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट हमेशा एल्जेब्रिक ऑपरेशन से फ्री है। मान लेते हैं कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर ले लें और आप इनफाइनाइट में ऐड कर दें तो इनफाइनाइट प्लस ए इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट से घटा दें कुछ भी, इनफाइनाइट माइनस ए तब भी इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट इंटू ए तब भी इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई ए तब भी इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट क्या है? बहुत बड़ी राशि है, एल्जेब्रिक ऑपरेशन से फ्री है। इसी तरह भगवान अपना वो सांसारिक मोहमाया से फ्री है। मंदिर में आप लोग जाते हैं, कई बार न्यूज आती है कि मंदिर में चोरी हो गई, चोर सारी चीज़ों को उठा के ले गए, छत्र वगैरह भी ले गए भगवान का। तो कभी ऐसा नहीं होता कि भगवान गरीब हो गए हों। और बहुत से अरबपति आते हैं, भगवान को चढ़ा जाते हैं, भगवान का मंदिर बनवा दें, सोने की कुर्सी बनवा दें, सोने का छत्र लगवा दें, हीरे जड़ित पोशाक पहना दें, तो ये न्यूज़ नहीं बनती कि भगवान अमीर हो गए। भगवान जैसे हैं वैसे ही हैं, भगवान आपके निर्लिप्त हैं। तो वो सांसारिक मोहमाया से फ्री है। सांसारिक मोहमाया कौन से? ये प्लस माइनस इंटू डिवीजन, यही सांसारिक मोहमाया है। तो भगवान सांसारिक मोहमाया से फ्री है, आपका इनफाइनाइट एल्जेब्रिक ऑपरेशन से फ्री है। और भगवान से बड़ी कोई सत्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि दो भगवानों को साथ साथ बैठा दें तो डबल पावर आपको मिल जाए, या दो भगवान आपके पक्ष में हो तो डबल शक्ति आपको हो जाए। भगवान की जो शक्ति है एक भगवान से भी है, 10 भगवान से भी, और वो बराबर है, उससे बड़ी कोई सत्ता नहीं है। जैसे कई बार अपन एग्ज़ाम के टाइम पे मंदिर जाते हैं तो शनिवार को हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी की सेवा की और आपने पूजा की, सुन ली और आपके नंबर 10 नंबर बढ़वा लाए। अब ऐसा नहीं है कि सोमवार को महादेव जी के पास चलें, फिर मंगलवार को दोबारा चलें, बुधवार को गणेश जी के पास चलें कि अलग अलग 10-10 नंबर बढ़वा लाए तो आप तो बड़ा भारी नंबर आ जाएंगे। तो वो एक ही जगह है, कहने का मतलब। और मैथमेटिक्स में क्या है? इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट डबल इनफाइनाइट नहीं होता। मतलब जैसे भगवान को एक दूसरे भगवान और मिला दें और डबल पावर हो जाए, वो नहीं है। भगवान की शक्ति समान है और वो अपरिमित है। कंप्यूटराइज सिस्टम है पूरा ऊपर वाले के पास। अगर जैसे हनुमान जी से आप बढ़वा लाएँ तो महादेव जी के यहाँ या संतोषी माता के यहाँ या गणेश जी के यहाँ दोबारा नहीं बढ़ेंगे। इसी तरह से इनफाइनाइट का है, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, डबल इनफाइनाइट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट, ये टू इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये भी आपका इनफाइनाइट ही रहेगा। इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट करेंगे तब भी इनफाइनाइट रहेगा। इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट करेंगे तब भी इनफाइनाइट रहेगा। यानी कि इनफाइनाइट से बड़ी कोई संख्या संभव नहीं है। जीरो का क्या? जीरो अपन कहते हैं जीरो नथिंग। नथिंग को छोड़ के अपन कैलकुलस में इस तरह से देखेंगे, बहुत छोटी राशि, बहुत छोटी, जितनी छोटी आप सोच लो उससे भी छोटी। मतलब ये भी कल्पनाओं से छोटी है आपकी। जैसे आप हिंदू माइथोलॉजी में देख सकते हैं आत्मा होती है। जीरो को आत्मा से कंपेयर कर सकते हैं आप। आत्मा से छोटा कुछ नहीं है। कई बार जब वो व्यक्ति का स्वर्गवास होता है, ऐसा शरीर में से कुछ भी गायब नहीं होता लेकिन फिर भी सब चला जाता है। ऐसा नहीं है जब स्वर्गवास हो रहा है 1-2 नाखून कम हो जाता हो या 1-2 बाल चले जाता हो या 1 उंगली चली जाती हो, कुछ कम नहीं हो रहा। जीरो क्या है? बहुत छोटी, जितनी छोटी सोच लो उससे भी छोटी। इसी तरह आत्मा क्या है? अति सूक्ष्म, आपकी कल्पनाओं से भी छोटी है, निकल जाती है शरीर में से, कुछ भी पता नहीं पड़ रहा। वजन भी कम नहीं हो रहा है, बाल भी कम नहीं हो रहे हैं, हाथ पैरों में उंगलियां भी कम नहीं हो रही है, नाखून भी कम नहीं हो रहे हैं, फिर भी आपकी क्या है कि सब चला जाता है। तो इनफाइनाइट बहुत बड़ी राशि, आपकी कल्पनाओं से बड़ी राशि। जीरो बहुत छोटी राशि, आपकी कल्पनाओं से भी छोटी राशि। अब दोनों को कुछ मिक्सिंग देखते हैं, आप दोनों को मिला के देखते हैं। तो कुछ राशि ऐसी होती हैं, अभी अपन वहाँ फलन का मान पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा अनिर्धार्य, वहाँ पढ़ा था आपने जीरो इंटू इन्फाइनाइट। जीरो इंटू इन्फाइनाइट ये क्या है? अनिर्धार्य राशि है, इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है। 7 अनिर्धार्य राशि होती हैं अपने पास। अनिर्धार्य जिनका निर्धारण संभव नहीं है, जिनका मान कुछ भी हो सकता हो। एक फिजिकली मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जीरो इंटू इन्फाइनाइट, जैसे अगर एक लाइन है अपन देखें 1 2 3 4,
ये लाइन मैंने बोर्ड पर बना दी, इसमें कितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। अब इनके बीच में अगर और पॉइंट लगा दें, अब देखें यहाँ 7 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो पॉइंट्स है, और पॉइंट क्या है ज्योमेट्री में, पॉइंट अपन मानते हैं कोई आप शार्प पेंसिल ले लें, छिली हुई पेंसिल ले लें और उसको अपनी कॉपी पर टच कर दें। कॉपी पर टच करेंगे, आप छुआएंगे तो जो आकृति बनती है वो पॉइंट है। और पॉइंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, एरिया, वॉल्यूम सब नेग्लिजिबल है तो सही कुछ ना कुछ, लेकिन इतना छोटा है कि आप मेजर नहीं कर सकते, तो यानी कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यानी कि आप कह सकते हैं 0। तो अगर एक पॉइंट की लंबाई देखें तो आप 0 है। लेकिन जब अपन एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, आप 1 सेंटीमीटर वाली लाइन लें, 1 सेंटीमीटर वाली लाइन में कितने 0 आ गए, इन्फाइनाइट 0। कितने पॉइंट आ गए, इन्फाइनाइट पॉइंट आ गए, यानी 0 0 मिला के आपने इन्फाइनाइट पॉइंट ले लिए तो 1 सेंटीमीटर बन गया। और अगर 5 सेंटीमीटर बनाना चाहें आप, तो 5 सेंटीमीटर में भी क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर में भी इन्फाइनाइट पॉइंट आएंगे। दोबारा से एक पॉइंट की लंबाई या चौड़ाई जो भी कुछ है, लंबाई मान लें आप यहाँ 0 है, और पॉइंट पॉइंट मिला के आपने लाइन बना दी। लाइन कितनी बना दी, 1 सेंटीमीटर वाली बना दी। तो 1 सेंटीमीटर वाली लाइन में कितने पॉइंट दे रहे हैं आप, इन्फाइनाइट पॉइंट दे रहे हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सतत व्यवस्था हो गई, उसमें आप काउंट कर ही नहीं सकते। ये लाइन बनाई थी, इसमें तो काउंट हो रहे हैं आप, क्योंकि 7 पॉइंट है, लेकिन इसमें काउंट नहीं कर सकते आप। 5 सेंटीमीटर की लाइन है, उसमें भी काउंट नहीं कर सकते आप। यहाँ 20 सेंटीमीटर वाली बनाते हैं, उसमें भी काउंट नहीं कर सकते। और आप यहाँ से लेके अपने घर तक लाइन ले जाएं, उसमें भी काउंट नहीं कर सकते। 1 सेंटीमीटर वाली लाइन में इन्फाइनाइट पॉइंट है, 5 सेंटीमीटर वाली लाइन में इन्फाइनाइट पॉइंट है, 20 सेंटीमीटर वाली लाइन में इन्फाइनाइट पॉइंट है, और जब यहाँ से आप अपने गांव तक लाइन बना के ले जा रहे हैं, उसमें भी इन्फाइनाइट पॉइंट है। यानी कि एक पॉइंट की लंबाई 0, और जब आपने इन्फाइनाइट पॉइंट लिए तो कोई भी लंबाई आप बना ले रहे हैं, यानी कि 0 इंटू इन्फाइनाइट के द्वारा कोई भी मान व्यक्त हो रहा है। तो इसलिए जिसका निर्धारण संभव नहीं है वो अनिर्धार्य है। द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी डिटरमाइन इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट। तो देयरफॉर 0 इंटू इन्फाइनाइट क्या है, अनिर्धार्य है, इनडिटर्मिनेट है। और भी अनिर्धार्य रूप होते हैं, अपने फंक्शन के साथ पढ़े थे। 0/0 बेसिक अनिर्धार्य रूप है, इन्फाइनाइट ऑफ इन्फाइनाइट है, इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट है, 0 इंटू इन्फाइनाइट है। इसके अलावा 1 टू द पावर इन्फाइनाइट, 0 पावर 0, इन्फाइनाइट पावर 0, कुल 7 अनिर्धार्य रूप हैं। और ये 7 अनिर्धार्य रूप ये लिखे हुए हैं, ये आपके अभी चैप्टर में यूज होंगे, ये अपन ने फलन वाले टॉपिक में भी पढ़े थे, तो इन सभी को आप याद रखेंगे। अनिर्धार्य रूप यानी कि ऐसी राशि जिसका निर्धारण संभव नहीं हो, जो किसी भी मान को ग्रहण कर सकता। तो जब भी आपका 0 इंटू इन्फाइनाइट इस तरह से होगा, 0 बहुत छोटी राशि है, किसी भी राशि में जोड़ दें, घटा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गुणा कर दें तो वो 0 हो जाती है। जैसे यदि a धनात्मक राशि हो, a प्लस 0 ये a आएगा, a माइनस 0 ये भी a आएगा, a इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। बहुत छोटी राशि है, किसी भी राशि से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। और a/0, 0 चूँकि बहुत छोटी राशि है तो इसका निर्धारण संभव नहीं है, इसको कह देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं। ये अपन पहले से जानते हैं कि 0 से भाग मान्य नहीं है, जब भी भाग देंगे तो नॉन 0 होगा। और 0 इंटू इन्फाइनाइट आपने देख लिया, अनिर्धार्य। और इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट ये भी आपका इन्फाइनाइट आएगा, इन्फाइनाइट इंटू इन्फाइनाइट ये भी इन्फाइनाइट आएगा, इन्फाइनाइट इंटू इन्फाइनाइट इंटू इन्फाइनाइट कितनी बार भी कर लें इसको, ये इन्फाइनाइट ही आएगा। इन्फाइनाइट पावर इन्फाइनाइट ये भी इन्फाइनाइट आएगा। जब भी आपको इसमें लगाना हो तो इन्फाइनाइट आपको देखेंगे कि बहुत बड़ी राशि, 0 बहुत छोटी राशि, तो बहुत बड़ी और बहुत छोटी ये रख के ही आप जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको आप कंपेयर करेंगे। इन्फाइनाइट पावर इन्फाइनाइट पावर इन्फाइनाइट पावर इन्फाइनाइट ये भी इन्फाइनाइट। और 0 इंटू इन्फाइनाइट अनिर्धार्य हो गया, 0 से मान विद्यमान नहीं है। साइन जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग अपन ले लेंगे, जैसे पहले से जानते हैं। प्लस इंटू प्लस प्लस रहता है, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये इन्फाइनाइट के साथ भी ऐसा ही साइन चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं आप फलन f(x) की x टेंड्स टू a पर सीमा, लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) एज x टेंड्स टू a। अभी अपन बात कर रहे थे मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a, अब देख रहे हैं मीनिंग ऑफ लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू a।
तो सामान्य तरीके से आप ये याद रखेंगे कि जैसे जैसे x a की ओर बढ़ता है, जब x a की ओर अग्रसर हो, तब fx जिस निश्चित राशि फिक्स क्वांटिटी l की ओर बढ़ता है, जब x टेंड्स टू a हो, यानी कि जब x a की ओर अप्रोच कर रहा हो, a की ओर बढ़ रहा हो, तब fx जिस निश्चित राशि l की ओर बढ़ता है वह fx की x टेंड्स टू a पर सीमा कहलाती है। इसे हम संकेत लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a बराबर l द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ ना तो x a के बराबर होता है, fx l के बराबर। तो बिल्कुल सामान्य भाषा में, आपकी लोकल भाषा में मैंने लिख दिया है कि जब x a की ओर अप्रोच करेगा तब fx जिस निश्चित राशि l की ओर अप्रोच करता है वो निश्चित राशि इसकी सीमा कहलाती है। और कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं आप लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a इक्वल टू l। यहाँ ना तो x a के बराबर है और ना fx l के बराबर है। जैसे जैसे x a की ओर अप्रोच करता है वैसे वैसे fx जिस निश्चित राशि की ओर अप्रोच करता है वो निश्चित राशि इसकी सीमा कहलाती है। जैसे अपने x टेंड्स टू a की बात थी, x अप्रोचेस टू a, यानी कि x गोज़ नियर एंड नियरर टू a बट नेवर बिकम्स टू a। x a के पास और पास पहुंच रहा है लेकिन कभी भी a नहीं होता। इसी तरह से fx l की ओर जा रहा है तो fx l की ओर अग्रसर होता रहता है लेकिन कभी भी l पे नहीं पहुंचता, लेकिन लिखते अपन l ही हैं। मतलब जिस निश्चित राशि की ओर अग्रसर हो रहा है वो लिखते हैं। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं अपन। जब x टेंड्स टू a हो तब fx जिस निश्चित राशि की ओर बढ़ता है वह जिस निश्चित राशि l की ओर बढ़ता है वह x टेंड्स टू a पर fx की सीमा कहलाती है। और कैसे लिखते हैं इसको आप लिख देते हैं लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a इक्वल टू l। फलन fx की x के a की ओर अग्रसर होने पर सीमा l। ये और निश्चित रूप से ना तो x a के बराबर है और ना ही fx l के बराबर है। दोबारा देखते हैं इसी परिभाषा को, थोड़ा सा अपन मैथमेटिकली टेक्निकली कहें तब, जब मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा हो, एक सूक्ष्म धनात्मक राशि एप्सिलॉन इस प्रकार विद्यमान हो कि मॉड ऑफ fx माइनस a लेस देन एप्सिलॉन, तब हम कहते हैं कि x टेंड्स टू a पर fx की सीमा l है। जो पहले लिखा था वही दोबारा लिख दिया है। पहले सिंपल सामान्य भाषा में लिखा था, अब तो टेक्निकली लिख दिया है। जब मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा, जब x और a का अंतर डेल्टा से छोटा हो। डेल्टा क्या है, जो पहले डिस्कस किया था, अति सूक्ष्म धनात्मक राशि है। यानी x और a का अंतर किसी भी छोटी से छोटी धनात्मक राशि से छोटा हो रहा हो, यानी कि x a की ओर अग्रसर हो रहा हो, तब fx और l का अंतर किसी भी छोटी से छोटी राशि एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, यानी कि fx l की ओर अग्रसर हो। यही तो बात थी। तब fx की x टेंड्स टू a पर सीमा l कहलाती है। यहाँ पर ने लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जीरो नहीं लिख रहे हैं तब भी उसका मीनिंग ये है कि मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा। मॉडुलस कभी नेगेटिव तो होता ही नहीं है, तो जीरो से बड़ा होगा, जी बराबर नहीं होगा, कभी भी वो कन्फ्यूजन नहीं हो। तो इसलिए अपन ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा, तब एक सूक्ष्म धनात्मक राशि एप्सिलॉन इस प्रकार विद्यमान हो कि मॉड ऑफ fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, तब हम कहते हैं कि x टेंड्स टू a पर fx की सीमा l है। और कैसे लिखते हैं इसको, ये लिख देते हैं आप लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a बराबर l। निश्चित रूप से यहाँ x नॉट इक्वल टू a और fx नॉट इक्वल टू l। जब आप कहते हैं लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a बराबर l, तब ना तो x a के बराबर है ना ही fx l के बराबर है। तो फाइनली एक बार दोबारा से, जैसे जैसे x a की ओर अप्रोच करता है वैसे वैसे fx जिस निश्चित राशि की ओर अप्रोच करेगा
वो निश्चित राशि फलन एफ एक्स की एक्स टेंस टू ए पर सीमा कहलाती है। और एक्स अगर लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए बराबर एल हो, तब ना तो यहाँ एक्स ए के बराबर होगा, ना एफ एक्स एल के बराबर होगा। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन कैलकुलस में सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यही है। टिपिकल भी कह सकते हैं, लेकिन टिपिकल जब आप परिभाषा को याद नहीं रखें और उस पर ध्यान नहीं दें। बिल्कुल आसान, जैसे जैसे एक्स ए की ओर अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे एफ एक्स जिस निश्चित राशि एल की ओर अप्रोच करता है वो इसकी सीमा कहलाती है। और यहाँ ना तो, और लिखते कैसे हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए बराबर एल लिख देते हैं। जब ये लिखा होगा तो आपको इस बिल्कुल क्लियरली और स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है कि ना तो एक्स ए के बराबर है और ना एफ एक्स एल के बराबर है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा है फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन वेन एक्स नॉट इक्वल टू वन की एक्स टेंस टू वन पर सीमा की परिभाषा की सहायता से ज्ञात करो। फाइंड द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स नॉट इक्वल टू वन एज एक्स टेंस टू वन यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। डेफिनेशन कौन सी थी जो भी आप लिख रहे थे? क्या लिख रहे थे कि जैसे जैसे एक्स ए की ओर अप्रोच करेगा वैसे वैसे एफ एक्स जिस निश्चित राशि की ओर अप्रोच करता है वही निश्चित राशि क्या है, इसकी सीमा कहलाती है। तो अब इसको अपन इसी तरह से करते हैं। ये फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स नॉट इक्वल टू वन। ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर कर लेते हैं, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया। या आप कह सकते हैं एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन। एक्स माइनस वन इसलिए कैंसिल कर दिया आपने क्योंकि वन के बराबर नहीं था। वन के बराबर नहीं था तो एक्स माइनस वन जीरो के बराबर नहीं था। अगर जीरो के बराबर होगा तो कैंसिल नहीं कर सकते आप उसे। जैसे अगर आप यहाँ ये देखें, यहाँ आप ये निकालना चाहें कि एफ वन, तो एफ वन निकालने के लिए क्या करेंगे, वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन, वन माइनस वन जीरो अपॉन जीरो, यानी कि एफ वन बराबर जीरो अपॉन जीरो आ गया। और जीरो अपॉन जीरो तो इंडिटर्मिनेट होता है, तो ये तो कोई कुछ भी मान हो सकता है। तो देयरफॉर एफ वन विद्यमान नहीं है, एफ वन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक तो आपको वैसे ही दे रखा था एक्स नॉट इक्वल टू वन, तो वन के लिए तो ये वैलिड ही नहीं है, तो वैसे भी नहीं निकाल सकते। और अगर ये हटा भी देते आप इसको तब भी नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि जीरो अपॉन जीरो आ गया। जीरो अपॉन जीरो इंडिटर्मिनेट होता है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि एफ वन का मान संभव नहीं है यहाँ पर। तो अपन अब मान की बात नहीं थी, आपको तो लिमिट की बात कर रहे थे, तो ये हटा देते हैं। हाँ, अब अपन बात करते हैं इसकी लिमिट की, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू वन। तो जो पहले अपन डिस्कस कर रहे थे उसकी सहायता से अपन टेबल बना लेते हैं। यहाँ एक्स और ये एफ है, एक्स बराबर जीरो रखते हैं आप। लिमिट कौन सी लेनी है आपको, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू, ये जीरो, एक्स बराबर जीरो रखा तो वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। फिर आपने लिखा है एक्स बराबर 0.1, 0.1 तो आ गया 1.1। ये कहाँ से रखते जा रहे हैं, इसी में रख रहे हैं। और एफ एक्स किसके बराबर है आपके, एक्स प्लस वन के बराबर है। एक्स बराबर जीरो लिखा तो जीरो प्लस वन, वन आ गया। एक्स बराबर 0.1 लिखा तो 0.1 प्लस वन, 1.1 आ गया। एक्स बराबर 0.2 लिखते हैं तो ये 1.2 आ गया। एक्स बराबर 0.5 लिखते हैं तो ये 1.5 आ गया। एक्स बराबर 0.8 लिखते हैं ये 1.08 आ गया। एक्स बराबर 0.9 लिखते हैं तो ये 1.9 आ गया। फिर लिखते हैं 0.99 तो ये 1.99 आ गया। फिर लिखते हैं 0.999 तो ये 1.999 आ गया। फिर लिखते हैं 0.9999 तो ये कितना हो गया, 1.9999 ही आ गया। यानी कि जैसे जैसे ये वन की ओर अप्रोच कर रहा है ये वाला एक्सप्रेशन टू की ओर अप्रोच कर रहा है। क्या देख रहे हैं अपन, आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे एक्स ए की ओर अप्रोच करता है वैसे वैसे एफ एक्स जिस निश्चित राशि की ओर अप्रोच करता है वो निश्चित राशि इसकी सीमा कहलाती है। तो अपन ने क्या किया कि अपने टेबल बना ली, एक्स और एफ एक्स, एक्स का मान रखते जा रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं आप, जीरो से शुरू किया क्योंकि ये लाइन जो अपन, मैं नीचे लाइन बना लेता हूँ एक, ये लाइन हो गई। सपोज इस पर ये वाला पॉइंट है 1 और 1 पॉइंट पर अपन कहाँ से आ रहे हैं, पहले अभी लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे थे, यानी कि आपने मान रखा जीरो। जैसे जीरो इधर था सपोज,
यहाँ आपने 0 रखा तो 0 से 1 की ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं, और कभी भी 1 पे तो पहुँचेंगे नहीं, तो 1 के पास और पास जितने पास संभव है उतने पास अपन यहाँ पे चलते जा रहे हैं। तो जब 0.999 आगे फिर से और आगे बढ़ जाएंगे, तो जैसे जैसे x 1 की ओर जा रहा है ये fx की वैल्यू 2 की ओर जा रही है। अब राइट साइड से चलने की कोशिश करते हैं, दोबारा टेबल बना देते हैं x और fx। राइट साइड पर सपोज अपन 2 पर थे, 2 से 1 की ओर आना शुरू करते हैं, तो जब x बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो गया। फिर x बराबर 1.9 लिखा, ये 2.9 हो गया। x बराबर 2.8 रखा, तो 1.8 रखा, तो ये 2.8 हो गया। इसी तरह से आप x बराबर 1.5 रखा, ये 2.5 हो गया। x बराबर 1.2 रखा, ये 2.2 हो गया। x बराबर 1.1, ये 2.1, 1.01 2.01, 1.001 2.001, 1.0001 2.0001। तो जैसे जैसे ये 1 की ओर जा रहा है fx की वैल्यू फिर 2 की ओर जा रही है। यानी जो आपने फंक्शन ले रखा है fx बराबर x² - 1/x-1, उसकी वैल्यू अपन देख रहे हैं। आपको x टेंड्स टू 1 पर लिमिट निकालनी है, तो x टेंड्स टू 1 पर लिमिट निकालने के लिए क्या किया आपने, पहले तो 0 की साइड से 1 की ओर आ रहे थे, अब अपन 2 की साइड से चलते चलते 1 की ओर आ रहे हैं, और जैसे जैसे 1 की ओर आ रहे हैं आप देख रहे हैं जैसे जैसे x 1 की ओर अप्रोच कर रहा है fx 2 की ओर अप्रोच कर रहा है। अगर यहाँ देखें फिगर में आप, अब यहाँ जैसे 2 की साइड से आप इधर आ रहे थे 1 की तरफ, तो जैसे जैसे 1 के पास आएंगे, 1 पे तो कभी आएंगे नहीं, 1 पे कभी नहीं आएंगे, तो ये आपका 1 के पास और पास चलते जाएंगे। तो fx की वैल्यू कहाँ जा रही है, 2 के पास और पास। जैसे जैसे आप 1 की ओर जा रहे हैं 2 की ओर। जब छोटे मानों से आते हैं ये तो कहलाती है मतलब x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और ये कहलाती है x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड। एक बार तो 1 पर बाईं ओर से आ रहे हैं और एक बार दाईं ओर से आ रहे हैं, किसी भी ओर से आ रहे हों fx का मान हमेशा 2 की ओर जाता है, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं फिर। तो देयरफॉर लिमिट ऑफ fx यानी कि x² - 1/x-1 एज x टेंड्स टू 1, ये 2 के बराबर है। आप देख सकते हैं यहाँ ना तो x बराबर 1 है और ना ही fx बराबर 2, लेकिन फिर भी आपने क्या लिखा, लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू 1 बराबर 2 लिखा। जिस निश्चित राशि की ओर अप्रोच कर रही है वो राशि आप लिखते हैं। तो ये लिमिट का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और अच्छा कॉन्सेप्ट है, महत्वपूर्ण है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो बिना कैलकुलेशन के ऐसे ही टिक कर देंगे। अभी एग्जाम वाले क्वेश्चन लेंगे अभी अपन, तब आपको बताऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हैं। हाँ, तो फाइनली ये हुआ, लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a बराबर l हो तब ना तो x a के बराबर होता है ना fx l के बराबर होता है। ये आपने इस एग्जाम्पल से देखा। अब आगे चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अनंत गुणोत्तर श्रेणी इनफाइनाइट GP 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 एंड सो ऑन का योग जानते हैं 2 के बराबर होता है। इनफाइनाइट GP का योग क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी A + AR + AR² एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट है, का योग S ये बराबर होता है A/1 - R व्हेन R न्यूमेरिकली आप 1 से छोटा हो। ये आप जानते हैं, ये इनफाइनाइट GP है। इनफाइनाइट GP का सम अनंत पदों का योग कितना होता है, A/1 - R होता है। और अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपने क्वेश्चन में दे रखा है 1 1/2, तो इसका सम अगर निकालेंगे आप इसका, तो यहाँ सम कितना आ जाएगा, 1/1 - 1/2, फाइनली 2 आ गया। तो ये आपको गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है, तो इसको अपन ज्योमेट्रिकली देखते हैं कैसे, और फिर लिमिट का कॉन्सेप्ट इसकी सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। लिमिट का कॉन्सेप्ट वही, यदि लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू a बराबर l हो तब ना तो x a के बराबर है ना fx l के बराबर है। ये अपन इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा करते हैं, एक डिस्टेंस ले लेते हैं। सपोज ये डिस्टेंस है
और ये डिस्टेंस यहाँ O से A तक है, और पूरा कितना है ये O से A तक आपकी डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं आप 2 मीटर है। अब इस 2 मीटर की डिस्टेंस को आप कवर करना चाहते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है? O से चलना है और A तक आना है। O से A तक की दूरी कितनी है आपके पास? 2 मीटर है ये। तो इसको आप कवर करना चाहते हैं, लेकिन चलने का तरीका आपने डिसाइड कर लिया। चलने का तरीका क्या है कि जितनी दूरी आपको कवर करनी है एक स्टेप में, उसकी आधी चलेंगे। जैसे आपको कितनी कवर करनी है? 2 मीटर। तो अपन क्या करेंगे? पहले स्टेप में कितनी चलेंगे? 2 का आधा 1 मीटर चलेंगे। तो पहले स्टेप में कहाँ जाएंगे आप? इसके बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएंगे। जैसे सपोज आप यहाँ A1 बिंदु पर आ गए। O से चले, आपको आना कहाँ तक था? A तक। लेकिन किस तरह चलना है कि जितनी दूरी आपको कवर करनी है उसका आधा तय करते हैं अपन एक स्टेप में। आप हो सकता है एक स्टेप में या एक छलांग में आप 8 मीटर चल जाएं आप, लेकिन आपको 2 मीटर चलना है। और किस तरह से चलेंगे कि जितना कवर करना है उसका आधा। तो पहले स्टेप में आप OA के मध्य बिंदु A1 पर आ गए। कितना आ गए? 1 मीटर आ गए। अब अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में अब A1 है, अब A1 के इसके मध्य बिंदु पर यहाँ आ गए आप A2 पर, फिर आधी मीटर और आ गए। अब कितना रह गया? इतना रह गया। फिर अगले स्टेप में चले, A2 के आधे पे आप यहाँ A3 पर आ गए, फिर इसके आधे पे आए आप यहाँ A4 पर आ गए। इस तरह से हर स्टेप में आप इसके पास A के पास आते जा रहे हैं। तो ये चली गई दूरियां कितनी हैं वो लिख लेते हैं अपन। अब चली गई दूरियों का योग। पहले स्टेप में चले आप 1 मीटर। टोटल कितनी थी? 2 मीटर थी। और चलने का तरीका क्या था कि जितना आपको कवर करना है उसका आधा चलते हैं आप। तो पहले स्टेप में O से A की ओर चलने की प्रक्रिया में आप A1 पर आए। A1 पर आए तो कितना चल दिया? 1 मीटर। अब A1 से A पर आना है तो फिर आप आधा चलेंगे। अब 1 मीटर चलना है, उसका आधा तय किया आपने, तो अगले स्टेप में 1/2 मीटर। अब यहाँ A2 पर आ गए आप। अब A2 और A के बीच में कितना है? 1/2 मीटर है, लेकिन पूरा नहीं चल सकते, फिर उसका आधा चलेंगे। आधा चलेंगे आप A3 पे आ गए। कितना है? 1/4। फिर अगले स्टेप में इसका आधा 1/8। फिर अगले स्टेप में इसका आधा 1/16। फिर अगले स्टेप में इसका आधा 1/32। इसी तरह से आप चलते रहेंगे। अगर आप फिजिकली देखें तो कितने स्टेप के बाद A पर पहुंच जाएंगे? A पर कभी नहीं पहुंचेंगे आप ज़िंदगी भर चलते रहें, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहें, तब भी नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे? आपका चलने का तरीका ही इतना है। ऐसा है। कैसा है तरीका कि जितनी दूरी तय करनी है उसका आधा चलते हैं। आपको 1/32 मीटर चलना है, लेकिन आप उसका आधा चलेंगे। जब जितना चलना है उसका आधा चलेंगे तो पहुंचेंगे नहीं। फिजिकली कभी संभव नहीं है। आप जीवन भर चलते रहें, पीढ़ियों चलते रहें, तब भी नहीं पहुंचेंगे। तो इसका मतलब और आप हर स्टेप के बाद कैपिटल A के पास और पास और पास और पास पहुंच रहे हैं। आप A के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे, लेकिन A पर नहीं पहुंचेंगे। यही तो लिमिट का कॉन्सेप्ट है। यानी कि जो अपन पहले कह रहे थे कि इसका योग 2 है, क्या लिखा आपने? आपने लिखा है इसका योग 2 है। दरअसल ये योग ना हो के n पदों के योग की n टेंस टू इन्फाइनाइट पर सीमा है। ये जो GP लिखी है ये इन्फाइनाइट GP है। अनंत पद आप चल नहीं सकते। जीवन भर चलेंगे तब भी फाइनाइट होगा। आप हो सकता है करोड़ों पद चल रहे हैं, लेकिन वो पद कैसे होंगे? फाइनाइट होंगे। जीवन भर चलते चलते है तो फाइनाइट ही, इन्फाइनाइट तो पहुंच ही नहीं सकते। इन्फाइनाइट तो कॉन्सेप्ट है सिंपल। तो ये जो इन्फाइनाइट पदों का योग की बात कर रहे हैं, ये योग नहीं हो के क्या है? ये गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग की n टेंस टू इन्फाइनाइट पर सीमा है। तो यहाँ जो योग अपन योग निकालेंगे, इसका n पदों के योग का फॉर्मूला आपको पता है पहले से। इसका योग कितना आ जाएगा? अब एस एन बराबर आ जाएगा A इंटू 1 - 1/2 होल पावर n अपॉन 1 - 1/2। या दोबारा लिख दिया आपने एस एन कितना हो जाएगा? ये नीचे 1/2 है, 2 ऊपर लगा दिया, 1 - 1/2 टू दी पावर n है। और n टेंस टू इन्फाइनाइट पर लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फाइनाइट। तो ये कितना हो जाएगा आपका? लिमिट ऑफ 2 - 1/2 टू दी पावर n - 1 n टेंस टू इन्फाइनाइट। अब 2 की जब पावर बढ़ाते जाएंगे तो ये संख्या बढ़ती जाएगी, और 1/, बहुत बड़ी राशि,
वो छोटी राशि हो जाती है। तो 2 माइनस 1/∞ यानी कि 2 माइनस 0 2 आ गई। तो जो आप योग की बात कर रहे थे वो योग नहीं हो के क्या है, वो लिमिट ऑफ एस एन एज एन टेंस टू इन्फाइनाइट पर सीमाएं। लिमिट ऑफ एस एन एन टेंस टू इन्फाइनाइट बराबर 2। ये टेंस टू 2 है लेकिन अपन 2 लिख देते हैं। अपने परिभाषा इस तरह कर रखिए कि जिस राशि की ओर अग्रसर होती है वही सीमा कहलाती है। तो फाइनली ये हुआ कि अगर लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए बराबर एल हो, तब ना तो एक्स ए के बराबर होता है ना एफ एक्स एल के बराबर होता है, लेकिन लिखते आप एल ही हैं। और यहाँ जब कैलकुलेशन में करेंगे एक्स टेंस टू ए तब भी एक्स बराबर ए रखते हैं। हाँ, तो ये आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट हुआ। उसके फेवर में 2 एग्जाम्पल हुए। आप इसमें भी देख सकते थे, फिजिकली आप कभी नहीं पहुँच सकते, लेकिन पूरी दूरियों का योग आप जो अपन कर रहे थे 2 कभी नहीं आएगा। 2 के पास और पास, हर स्टेप के बाद आप 2 के पास और पास और पास पहुंच रहे हैं, इसलिए वो 2 हो जाता है। यानी कि 2 की ओर अप्रोच कर रहे हैं इसलिए 2 लिख देते हैं। तो वो मान ना हो गया क्या है, वो सीमा है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एंड लिमिट एट ए पॉइंट, यानी एक बिंदु पर फलन के मान और फलन की सीमा में अंतर। जब फलन के मान की बात करते हैं, दिया फलन एफ एक्स हो तब x बराबर a पर फलन का मान एफ ए होता है। सीधे x बराबर a रख देते हैं और वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बना रखा हो और ये x बराबर a, तो x बराबर a पर जो लेंथ ऑफ ऑर्डिनेट है, कोटि की लंबाई है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसके कोऑर्डिनेट a, एफ ए हो जाते हैं। ये P पॉइंट मान लें आप, ये इस पर P पॉइंट हो गया। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, a, एफ ए, और ये M पॉइंट है। तो सीधा जो PM की लंबाई है, PM की जो लंबाई है वही आपकी क्या है, फलन का मान कहलाता है। ये x बराबर a ऑर्डिनेट हो गई और जो कोटि की लंबाई है वो फलन का मान है। लेकिन जब लिमिट लिखते हैं x टेंस टू a, अब कैसा सिंबल है अपने पास, अब अपने पास सिंबल है लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए। एक्स टेंस टू ए का मतलब आपने अभी देख लिया था कि एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स अप्रोचेस टू ए यानी कि एक्स ए के पास और पास जा रहा है। तो वो इस तरह से आप एक डॉटेड लाइन बना दें, ये लिमिट को डिनोट करेगी। मतलब अपन एक्स ए की ओर जा रहे हैं। हालांकि जब यहाँ पे ये कंटिन्यूस ग्राफ होता है तो लिमिट और वैल्यू दोनों बराबर हो जाती हैं। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से फंक्शन उस ए की ओर बढ़ेंगे, तो जो ये डॉटेड लाइन आ रही है ये लिमिट को इंडिकेट कर रही है। और जब ये, हालांकि ये उसी की ओर पहुँच जाती है, अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो ओवरलैपिंग हो जाएंगी दोनों, लेकिन एग्जैक्ट ए पर जो वैल्यू है, जो कोटि की लंबाई है, वो तो फलन का मान कहलाता है, और जो अप्रोच कर रही है वो सीमा कहलाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों ये बराबर हो जाती हैं। जो लाइन अपन ने यहाँ बनाई है वो बिल्कुल इसके ओवरलैपिंग हो जाती है, तो दोनों बराबर हो जाती हैं। बहुत बार अलग अलग होती हैं। तो लिमिट अगर ज्योमेट्रिकली शो करना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं तो थोड़ा सा इसके लेफ्ट में, और जब राइट साइड से जाते हैं तो इसके राइट में। तो लिमिट तो क्या है आपका, लिमिट एक्स टेंस टू ए पर, यानी कि ए के कुछ नज़दीक, इधर थोड़ा छोटा और या थोड़ा बड़ा, और x बराबर है ठीक उसी पर फलन का मान होता है। और लिमिट भी एक तरह से मान ही है, या तो थोड़े से कम पे या थोड़े से ज़्यादा पे, और कई बार वो दोनों बराबर हो जाते हैं, कई बार नहीं होते हैं। तो ये फलन के मान और सीमा में अंतर की बात रही। अब आगे चलते हैं। अब आती हैं आपके पास थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, सीमा संबंधी प्रमेय, सीमाओं पर प्रमेय। तो पहले अपन लिख लेते हैं एक बार। यदि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए बराबर एल, और लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्स टेंस टू ए, या L1 लिख देते हैं, ये बराबर L2, या L और L डैश लिख सकते थे। मान लेते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए पर L1 और लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्स टेंस टू ए L2 हो, तब दो फलनों के योग की सीमा लिखनी हो। नंबर 1, लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, दोनों फलनों के योग की सीमा x टेंस टू a पर कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2 हो जाएगी।
फलन f(x) की लिमिट L1 और g(x) की लिमिट L2 हो तो f(x) प्लस g(x) की लिमिट क्या हो गई? L1 प्लस L2। लिमिट ऑफ f(x) माइनस g(x) एज x टेंस टू a, ये कितनी हो जाएगी? L1 माइनस L2। थर्ड, लिमिट ऑफ f(x) इंटू g(x) एज x टेंस टू a, ये कितनी हो जाएगी? L1 इंटू L2। यानी कि लिमिट ऑफ f(x) और g(x) दे रखी है, तब उनके योग की सीमा, अंतर की सीमा, गुणन की सीमा, अलग अलग सीमाओं के योग के बराबर, अंतर के बराबर, गुणन के बराबर। और आगे ले सकते हैं लिमिट ऑफ f(x) अपॉन g(x) एज x टेंस टू a, ये हो जाएगा L1 अपॉन L2 प्रोवाइडेड L2 नॉट इक्वल टू 0। L2 0 नहीं होना चाहिए और ये अपने आप पे इंडिटरमिनेट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये इन्फाइनाइट और ये इन्फाइनाइट आ जाए, इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट आ जाए, या यहाँ 0 इंटू इन्फाइनाइट आ जाए। ये जो राइट साइड में लिमिट लिखी है ये स्वयं में अनिर्धार्य नहीं होनी चाहिए। लिमिट ऑफ f(x) पावर g(x) x टेंस टू a, तो हो जाएगा L1 पावर L2। लिमिट ऑफ f(x) पावर g(x), बेस की लिमिट अलग निकालेंगे, ऊपर वाली लिमिट अलग निकालेंगे, तो L1 पावर L2 आ जाएगा। और आगे देखते हैं सिक्स्थ, लिमिट ऑफ फाई ऑफ f(x) एज x टेंस टू a, तो आ जाएगा आपका फाई ऑफ लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंस टू a। यानी कि दो फंक्शन है, फाई ऑफ f(x) फलन का फलन हो गया, f(x) की x टेंस टू a पर लिमिट L है, तो अंदर ये क्या आ जाएगा? फाई ऑफ लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंस टू a। अगर वो L है तो इसका L लिख देंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, लिमिट ऑफ e टू दी पावर f(x) एज x टेंस टू a, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? e टू दी पावर लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंस टू a। और ये लिमिट आपको L1 दे रखा है, तो e टू दी पावर L1 हो गया। और लिख सकते हैं लिमिट ऑफ लॉग ऑफ f(x) एज x टेंस टू a, तो ये कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंस टू a। यानी लिमिट ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन f(x) एज x टेंस टू a, उसको लिख दिया आपने लॉग ऑफ ब्रैकेट लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) एज x टेंस टू a। तो ये एग्जाम्पल हो गया इस पे। और देखते हैं आगे, यदि f(x) लेस देन और इक्वल टू g(x) हो, तब लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंस टू a लेस देन और इक्वल टू लिमिट ऑफ g(x) एज x टेंस टू a। यानी इनइक्वलिटी हैं वो भी एप्लीकेबल हैं। f(x) g(x) से छोटा है और दोनों के डोमेन में a है, तो लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंस टू a लेस देन और इक्वल टू लिमिट ऑफ g(x) एज x टेंस टू a होगा। यदि f(x) लेस देन और इक्वल टू h(x) लेस देन और इक्वल टू g(x) और लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंस टू a बराबर L एवं लिमिट ऑफ g(x) एज x टेंस टू a, ये भी L हो, तब दोबारा से देखें, h(x) एक फंक्शन दे रखा है जो f(x) और g(x) के बीच में है। f(x) इज़ लेस देन और इक्वल टू h(x) लेस देन इक्वल टू g(x), साथ साथ ये दे रखा है f(x) और g(x) दोनों की x टेंस टू a पर लिमिट L है, तो h(x) की लिमिट भी L होगी। तब लिमिट ऑफ h(x) एज x टेंस टू a इज ऑल्सो इक्वल टू L, तब ये भी L के बराबर होगी। इसको आप सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। जैसे सैंडविच बनती है, ब्रेड के बीच में आप कुछ मसाला लगा देते हैं, इसी तरह से ये सैंडविच थ्योरम कहलाती है। बड़े क्वेश्चंस में यूज होती है। अपने आप ही एक 11th में दे रखी है छोटा क्वेश्चन, वो अभी क्वेश्चंस करेंगे तब मैं बताऊंगा। तो ये आपके इसी तरह से और भी लिख सकते हैं। अब इनको एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। जो आप लिख रहे थे उनकी लिस्ट बना दी है, एक बार दोबारा से देखें। यदि लिमिट ऑफ f(x) इक्वल टू
लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए बराबर एल तथा लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्स टेंस टू ए बराबर एल डैश है, तब उनके योग की सीमा, दोनों फलनों के योग की सीमा अलग अलग सीमाओं के योग के बराबर। अभी अपन L1 L2 लिख रहे थे, यहाँ L L डैश लिख दिया है। उनके अंतर की सीमा लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स एज एक्स टेंस टू ए, तो वो उनकी सीमाओं के अंतर के बराबर हो गई L माइनस एल डैश। इसी तरह लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स एज एक्स टेंस टू ए एल इंटू एल डैश, लिमिट ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स एज एक्स टेंस टू ए एल अपॉन एल डैश, यानी जो पहले लिखी थी उन्हीं को दोबारा लिख दिया है। फिर दोनों को मिला के एक और, जैसे k इंटू एफ एक्स एज एक्स टेंस टू, लिमिट ऑफ k इंटू एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए, ये k इंटू एल हो गया। k कोई भी कांस्टेंट है, k यानी कांस्टेंट। फिर दोनों को मिला के लीनियर प्रॉपर्टी बना दी, लिमिट ऑफ ब्रैकेट c1 एफ एक्स प्लस और माइनस c2 जी एक्स एज एक्स टेंस टू ए, तो क्या आ जाएगा c1 l प्लस माइनस c2 इंटू एल डैश। c1 और c2 वही कांस्टेंट है। फिर आपने लिख दिया यदि एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी एक्स हो तब एल लेस देन और इक्वल टू एल डैश होगा। यदि एफ एक्स पावर जी एक्स यानी कि लिमिट ऑफ एफ एक्स पावर जी एक्स हो तो एफ एक्स की सीमा और घात में जी एक्स की सीमा यानी कि एल पावर एल डैश हो गई। फिर और आगे चलते हैं। फिर ये अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था ये भी कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी एक्स यानी कि फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो एफ ऑफ लिमिट ऑफ जी एक्स अपन ने वहाँ फाई एक्स के लिए लिख दिया था, यहाँ इन्होंने वो एफ और जी के लिए लिख दिया है। विशेष स्पेशल केस लिमिट ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स, इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए, यानी कि लॉग ऑफ एल के बराबर आ गया। एल वही आपकी लिमिट थी एफ एक्स की। फिर ये सैंडविच थ्योरम आ गई जो आपने लिखी थी अभी, यदि एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एच एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स, देन लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए बराबर लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्स टेंस टू ए बराबर एल हो, तब एच एक्स की लिमिट भी एक्स टेंस टू ए पर एल के बराबर आएगी। फिर एक और लिमिट ऑफ एफ ऑफ माइनस एज एक्स एक्स टेंस टू जीरो प्लस यानी कि जीरो की ओर राइट साइड से जा रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो माइनस, यानी एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया तो लिमिट का जो साइन है एक्स टेंस टू है वो भी चेंज हो जाता है। यहाँ एक्स टेंस टू जीरो है तो जीरो प्लस जीरो माइनस हो गई। फिर लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू आइदर प्लस इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट। अब एक्स की जगह 1/x लिख दिया तो 1/इन्फाइनाइट फिर वही जीरो होगा, तो ये लिमिट ऑफ एफ 1/x एक्स टेंस टू जीरो हो गया। ये सारी वो छोटी छोटी आपकी थ्योरम्स, तो ये अपन क्वेश्चंस करेंगे तब काम में लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जब अपन लिमिट करते हैं तो उसमें कुछ फंक्शंस के एक्सपेंशंस काम आते हैं, फलनों के प्रसार काम आते हैं, तो वो आपसे अपेक्षा है कि आप सभी को याद रखेंगे, तो आपको सबको याद होंगे। कुछ एक्सपेंशंस मैं यहाँ लिखता हूँ। नंबर 1 ई टू दी पावर एक्स का प्रसार आता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और अगर ई टू दी पावर माइनस एक्स का लिखना होगा तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा है आपने वहाँ माइनस एक्स लगा देंगे। ई टू दी पावर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यानी ई टू दी पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन हो गया। तरह ए टू दी पावर एक्स को लिखते हैं आप 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू लॉग ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यू ब्रैकेट लॉग ऑफ ए होल क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह से चलेगा। और लिख सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशंस हैं वो भी आपको याद करके रखने। एक्स प्लस ए होल पावर एन, एन डेफिनेटली पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर, तो क्या होगा प्रसार एक्स टू दी पावर एन प्लस एन सी 1 एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू ए प्लस एन सी 2 एक्स टू दी पावर एन माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर एंड सो ऑन। जनरल टर्म आती है एन सी आर
x टू दी पावर n माइनस आर a टू दी पावर r सो। तो ये कुछ बेसिक एक्सपेंशन है, सभी आपकी जो 11th-12th की बुक्स है जहाँ पढ़ते हैं वहाँ सभी दे रखे। और एक दो लिखता हूँ, log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स एक्सपेंशन हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। ये log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन हो गया। log 1 माइनस एक्स, log 1 माइनस एक्स इसका एक्सपेंशन होगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। 7 ये लेते हैं साइन ऑफ एक्स, साइन एक्स का एक्सपेंशन आएगा x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू दी पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरह cos x का एक्सपेंशन लिख सकते हैं। cos x बराबर आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू दी पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। 10x का एक्सपेंशन लिख सकते हैं x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स टू दी पावर 5 एंड सो ऑन। इसी तरह साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन, वो सभी आपकी जो शीट दे रखी है उसमें एक्सपेंशन दे रखें, तो वहाँ से आप इन सब के एक्सपेंशन को लर्न करेंगे। एक बार दोबारा से कुछ जो पॉपुलर हैं और महत्वपूर्ण है उनको एक बार अपन और लिख लेते। साइन एक्स अभी लिखा था x माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू दी पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये सारे एक्सपेंशंस आप लर्न करके रखेंगे। ये साइन इनवर्स एक्स है, ये महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चंस में यूज हो जाता है, तो आप स्पेशली याद रखें। साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 9 एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस तरह के ये एक्सपेंशन जो पॉपुलर एक्सपेंशन है वो मैंने आपको यहाँ बताए, इनको आप सभी को लर्न करेंगे। अब आगे चलते हैं। हाँ, सीमा ज्ञात करने की क्रिया विधि एवं विभिन्न विधियाँ, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग ए लिमिट्स एंड वेरियस मेथड्स। मतलब कोई सी फलन की लिमिट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। जो पहले अपन बात कर रहे थे वो तो फंक्शन, वो तो परिभाषा की बात कर रहे थे, तो उस तरह से निकालते हैं तो बहुत लेंदी हो जाते हैं। अब वर्किंग रूल क्या है, क्रिया विधि क्या है, वो देखते हैं। पहले ऐसे ही सुन लेते हैं। कोई भी फलन दे रखा है आपको, फलन f(x), तो फलन f(x) की x टेंस टू a पर सीमा ज्ञात करने के लिए हम f(x) के व्यंजक में सीधे ही x बराबर a रख देते हैं। और अगर ये निश्चित राशि आती है तो यही सीमा हो जाती है। अगेन, to determine the limit of f(x) as x tends to a, we direct substitute x equal to a in the expression of f(x). If resulting quantity is a fixed number, then it will be the required limit. दोबारा से, फलन f(x) की x tends to a पर सीमा ज्ञात करने के लिए हम f(x) के व्यंजक में सीधे ही x बराबर a प्रतिस्थापित करते हैं। We direct substitute x equal to a in the expression of f(x). यदि ये परिणामी राशि, इफ़ रिजल्टिंग क्वांटिटी इज ए फिक्स नंबर, यदि एक निश्चित राशि है, यदि परिणामी राशि एक निश्चित राशि आती है तो यही सीमा हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज एक्स टेंस टू 1, तो क्या आ गया, सीधे 1 स्क्वायर प्लस 1 2 आ गया। क्या बताया था, फलन f(x) की x टेंस टू a पर सीमा ज्ञात करने के लिए f(x) के व्यंजक में सीधे ही x बराबर a रखते हैं। x बराबर a रख दिया, x टेंस टू 1 था, 1 रख दिया, कैलकुलेशन कर लिया। इफ रिजल्टिंग क्वांटिटी इज ए फिक्स नंबर देन इट विल बी द रिक्वायर्ड लिमिट। और देखते हैं। लिमिट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एज एक्स टेंस टू 0, फिर रख देते हैं 0 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1, 1 आ गया। टू फाइंड द लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंस टू a, वी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a इन द एक्सप्रेशन ऑफ f(x). इफ रिजल्टिंग क्वांटिटी इज ए फिक्स नंबर देन इट विल बी द रिक्वायर्ड लिमिट। आपने सीधा x बराबर 0 पुट किया, परिणामी राशि जो भी आई वो फिक्स नंबर आ गया, तो यही सीमा हो गई। एक और देखते हैं। लिमिट ऑफ साइन x अपॉन x टेंस टू π/2, रख दिया सीधा π/2, तो कितना आ गया, सीधा साइन π/2 अपॉन π/2।
साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो 1/π/2 यानी कि ये 2/π आ गया। फिर दोबारा लेते हैं एक बार, क्या ज्ञात कर रहे हैं आप, सीमा ज्ञात करने की क्रियाविधि, वर्किंग रूल टू फाइंड ए लिमिट। तो फलन f(x) की x टेंड्स टू a पर सीमा ज्ञात करने के लिए f(x) के व्यंजक में सीधे ही x बराबर a प्रतिस्थापित करते हैं। यदि परिणामी राशि एक निश्चित राशि है तो यही सीमा हो गई। यदि परिणामी राशि एक अनिर्धारित राशि है तब उस व्यंजक को अलग अलग विधियों से अपन हल करते हैं। तब तक हल करते हैं जब तक कि अनिर्धारित रूप समाप्त ना हो जाए, और जैसे ही समाप्त हो जाएगा फिर x बराबर a प्रतिस्थापित करते हैं और जो मान आ जाता है वही सीमा होती है। पहले बताया f(x) के व्यंजक में सीधे ही x बराबर a रखते हैं। यदि वो निश्चित राशि है तो वही सीमा हो गई। यदि प्राप्त राशि अनिर्धारित है, अनिर्धारित रूप की है, इनडिटर्मिनेट है, तब हम f(x) के व्यंजक को विभिन्न विधियों से रूपांतरित करते हैं, हल करते हैं। विभिन्न विधियों से तब तक रूपांतरित कह सकते हैं, हल करते हैं जब तक कि यह समाप्त ना हो जाए। अब व्यंजक में x बराबर a प्रतिस्थापित करके, सब्स्टिट्यूट करके सीमा का मान ज्ञात करते हैं या प्राप्त करते हैं। तो फाइनली दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, फलन f(x) की x टेंड्स टू a पर सीमा ज्ञात करने के लिए f(x) के व्यंजक में सीधे ही x बराबर a प्रतिस्थापित करते हैं। यदि परिणामी राशि एक निश्चित राशि है तो यही अभिष्ट सीमा कहलाती है, और यदि परिणामी राशि एक अनिर्धारित रूप की राशि है तब उसको अपन व्यंजक को हल करते हैं। कब तक हल करते हैं, जब तक कि ये रूप समाप्त ना हो जाए, और जैसे ही समाप्त हो जाएगा फिर x बराबर a रख देते हैं। अब जो हल करने की विधियाँ हैं उनके अकॉर्डिंग सीमा ज्ञात करने की अलग अलग विधियाँ हैं, तब उन विधियों पर आते हैं। सबसे पहले आ रहा है सीधे ही प्रतिस्थापन द्वारा। तो इसमें अपन एग्जाम्पल लेते हैं। लिमिट ऑफ, अभी लिख रहे थे उन्हीं को दोबारा लिख देता हूँ मैं उसी तरह से, x³ + 1/x + 1 x टेंड्स टू 1। अब यहाँ सीधे x बराबर 1 रख देते हैं। x बराबर 1 रख दिया तो क्या आ गया, 1 + 1/1 + 1 यानी कि ये 2 के बराबर आ गया। दूसरा लिया आपने, लिमिट ऑफ 10x/x x टेंड्स टू π/4। 10π/4 x, सीधे x बराबर π/4 लिख देते हैं। यहाँ क्या आ गया, 10π/4 आ गया, और नीचे भी π/4 आ गया। तो क्या हो गया ये 1/π/4, यानी फाइनली 4/π आ गया। फिर नंबर 3 लेते हैं, लिमिट ऑफ sin इनवर्स x/x x टेंड्स टू 1। अब x बराबर 1 लिखते हैं तो ये क्या आएगा, यहाँ ऊपर आ गया sin इनवर्स 1 अपॉन 1। sin इनवर्स 1 होता है π/2/1 यानी कि ये π/2 आ गया। तो ये पहला मेथड हुआ सीधे ही प्रतिस्थापन द्वारा। अब फिर और भी बहुत से मेथड हैं। तो आज आपकी लिमिट की परिभाषा हो गई, और लिमिट पे आधारित कुछ प्रमेय हो गई, और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हो गए। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको बताया है। अब बाकी इस पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो फिर अगली क्लास में लेते हैं। फिर आज इतना ही। सभी को नमस्कार।